नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दोपहर के 1:30 बज गए हैं और शुरू करते हैं उत्तराखंड की खबरों को एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीएम मोदी का नाम अब काम नहीं आएगा चुनाव में। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। भगत का कहना है कि अब जिसे जीतना है मेहनत करे। उन्होंने कहा कि मोदी का नाम बहुत काम आ चुका, अब विधायकों को जीतना है तो खुद ही क्षेत्र में जाना होगा, मेहनत करना होगा, मेहनत करनी होगी। बंशीधर भगत ने साफ साफ कह दिया कि मोदी के नाम पर जनता ने बहुत वोट दे दिया, अब मेहनत उन लोगों को करनी होगी जो जीतना चाहते हैं। तो अजीबोगरीब बयान। हालांकि बंशीधर भगत का जो उद्देश्य रहा होगा वो ये कि लोगों को, विधायकों को ये संदेश देना कि अपने क्षेत्र में जाकर मेहनत करें, अपने नाम पर वोट बटोरे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे, बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट। आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी, लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे तभी उनके टिकट होंगे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, अब जब बंशीधर भगत ने ऐसी बात कही है तो उसके मायने तो निकाले जाएंगे ही कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी लहर अब है नहीं, मोदी मैजिक अब काम नहीं करेगा, या अपने विधायकों को, नेताओं को संदेश देना चाह रहे थे कि आप भी कुछ मेहनत कर लीजिए? हाँ बिल्कुल मेनका, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, राज्यों में चुनाव लड़ती है। और आपने अगर ये बयान मान लीजिए इस बात को लेकर भी दिया कि विधायक मेहनत करें, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बीजेपी के सबसे बड़े फेस हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, उसको लेकर अगर प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात करेंगे कि इनके नाम पर नैया पार नहीं लगने वाली, जितना वोट पड़ना था पड़ चुका, तो इसका सीधा फायदा विपक्ष उठाएगा। कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम अब किसी काम का नहीं है, तो फिर कांग्रेस के लिए निशाना साधना और आसान हो जाएगा। और अब से कुछ देर पहले हमारे किशोर उपाध्याय से बात हुई है, तो उनका यह कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां खुद का फेस सेव कर रहे हैं कि 2022 में क्योंकि बीजेपी जीतने नहीं वाली, इसलिए अगर हार होगी तो कम से कम ठीक रहा, उनके सर पर ना फूटे, क्योंकि ना तो विधायकों ने काम किया है, ना सरकार इस तरीके से काम कर रही है। तो किशोर उपाध्याय का बयान आया है कि बंशीधर भगत का बयान स्वागत योग्य है। लेकिन दीपांकर, जाहिर सी बात है कांग्रेस इस बयान का स्वागत करेगी ही और बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी, क्योंकि मौका बंशीधर भगत ने ऐसा दिया है। लेकिन ये बताइए कि पार्टी के अंदर से, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन और भी नेता हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन, सीएम का कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया कि नहीं? क्योंकि इधर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कुछ कहा नहीं कि कांग्रेस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मेनका, दरअसल कोरोना की वजह से एहतियातन मुख्यमंत्री अभी सेल्फ क्वारंटीन है शुक्रवार तक, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं से जो हमारी फोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात पर जरूर नाराजगी जताई है, क्योंकि मोदी के नाम पर ही, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2017 में 57 विधायक यहाँ जीत कर आए। 2019 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ 5 सीटें सांसद की बीजेपी को मिली। ऐसे में अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह दें कि अब मोदी का नाम किसी काम का नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल करती है और हर इलेक्शन में करती है। ऐसे में अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, तो इससे बीजेपी के अंदर भी उनका विरोध शुरू होगा और विपक्ष को निशाना साधने का मौका तो मिल ही चुका है। बिल्कुल दीपांकर, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बंशीधर भगत ने सिर्फ ये एक बयान ऐसा नहीं दिया जिस पर कि अब बवाल, बल्कि एक और बात उन्होंने कही है, और ये बात चैंपियन को लेकर उन्होंने कही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने चैंपियन के मसले पर कहा कि किसी भी काफिले के साथ चैंपियन नहीं चल रहे थे, पता नहीं किन आंखों ने ये देख लिया। जबकि न्यूज 18 ने ये तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से दोबारा बीजेपी में वापसी के साथ ही चैंपियन ने एक काफिला निकाला, बकायदा हूटर लगी गाड़ियों के साथ वो नजर आए। एक दो नहीं, कई गाड़ियां, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, कानून को ताक पर रख दिया गया। लेकिन जब यही सवाल बंशीधर भगत के सामने रखा गया, जिन्होंने चैंपियन की दोबारा वापसी करवाई है, बीजेपी में शामिल कराया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रैली चैंपियन ने निकाली ही नहीं है, पता नहीं किन आंखों ने देख लिया ये सब। सुनिए जरा। समझ में नहीं आता किन नेताओं ने देखी वो रैली। जबकि प्रणब से मेरी बात हुई
उनका मेरे को 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो आ गया है। वो दीपक से मिले, जिला अधिकारी से मिले, जिला मेला अधिकारी से मिले, उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, कई मामलों में उद्घाटन शिलान्यास किए। कहीं भी जुलूस नाम की चीज़ नहीं है, कोई जुलूस उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और मैंने कल उनको फिर बातचीत के लिए बुलाया भी है। तो दीपांकर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इन बयानों के किस तरह के मायने अब निकाले जाएंगे प्रदेश बीजेपी में। और इधर तस्वीरें हम आपको दिखा दें, लाइव तस्वीर चैंपियन की हनक दिखाने वाली वो वीडियो। बीजेपी में विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी हो गई, जिसके बाद उनकी हनक देखिए, कारों का लंबा काफिला उनके साथ मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सनरूफ वाले हिस्से से वो बाहर निकले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन जो तरीका वो रैली वाला यहाँ पर हूटर लगी हुई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कानूनन ये पाबंदी है। 2016 में ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य में पुलिस, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गाड़ी में हूटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सायरन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकायदा यहां पर हूटर लगी गाड़ियों के काफिले के साथ चैंपियन दिख रहे हैं। लेकिन जब इसी मुद्दे पर सवाल बंशीधर भगत से किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रैली उन्होंने नहीं निकाली है। तो चैंपियन ने उन्हें सुनिश्चित किया कि ऐसी कोई रैली नहीं निकाली गई और उन्होंने ये बात मान ली। वीडियो उन्हें शायद अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। और अब चैंपियन की बीजेपी में वापसी को लेकर एक गाना भी आ गया है, जिसमें गढ़वाली में बताया गया कि हमें चैंपियन नहीं चाहिए। चैंपियन नीचेंदो चैंपियन नीचेंदो चैंपियन यू चंपो चैंपियन जौन यू माफ करे स्यू बीत फुण डोल्याचन जौन यू माफ करे स्यू बीत फुण डोल्याचन नीचेंदो चैंपियन खात्यूं यू चैंपियन नीचेंदो चैंपियन यनो चंपो चैंपियन। इधर 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने बगावती नेताओं की घर वापसी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और ऐसे नेताओं के स्वागत के लिए पार्टी अब रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। आखिर वजह क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए 3 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को धूल चटा चुकी आम आदमी पार्टी की पहाड़ में एंट्री से बीजेपी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हुई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी 2022 से पहले अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है, जिसका पहला नजारा निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी पर दिखा। दरअसल चैंपियन के घर वापसी कई निष्कासित नेताओं के लिए बीजेपी के बंद दरवाजे खोल चुकी है। चैंपियन जी ने पार्टी के सामने और हाईकमान के सामने पूरा ये स्वीकार किया कि मैं पार्टी की लिखित रूप से दिया कि मैं पार्टी की मर्यादित जो भी पार्टी की क्रियाकलाप होंगी उनके अनुसार मैं चलूँगा। तो पूरा उनकी वापसी पार्टी हाईकमान ने की है। अन्य नेता भी ये संभव है, ये मेरा कहना तो अभी उचित नहीं होगा, लेकिन हाईकमान और पार्टी नेतृत्व तो तय करेगी कोर कमेटी कि जो लोग पहले अपने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं या जिन्हें निष्कासित किया उनका निष्कासन वापस हो सकता है। दरअसल विधानसभा और फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कुमाऊं और गढ़वाल से बीजेपी ने 2 दर्जन से ज्यादा जमीनी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिनकी एक कर घर वापसी की संभावना है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल चैंपियन की वापसी को लेकर हमलावर है। प्रणव चैंपियन की वापसी के सवाल पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस प्रकरण ने भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र दोनों का पर्दाफाश किया है, तो इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा। दरअसल बीजेपी में कई नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगा था, जिनकी वापसी के दरवाजे अब खुलते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए बात अब कांग्रेस की करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी ये संकेत जरूर दिया था कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं उन्हें वापस लाया जा सकता है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन चैंपियन यहां लौटे नहीं। 2022 से पहले कांग्रेस एकजुट होने की बात कह रही है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आती नजर आ रही है। एक बार फिर किशोर उपाध्याय के बयानों के बाद एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने बीते 10 दिनों में पार्टी सिस्टम और 3 बड़े नेताओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ नेताओं को लेकर किशोर उपाध्याय ने यहां तक कह दिया है कि गलत नेताओं पर निवेश नहीं किया जाना चाहिए। अब कई बार हम गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नुकसान होता है ना। हमने एक मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टमेंट किया और वो जो है वो फसल खराब हो गई, तो वो फसल खराब हो गई तो पार्टी को नुकसान हो गया। उन लोगों पर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो गलत लोगों पर किया ना। वहीं इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन पर किया है, इसलिए 2022 में जीत की कोशिश में लगे हैं। वहीं प्रीतम सिंह का कहना है कि किशोर उपाध्याय बड़े नेता हैं, जबकि वो एक छोटे कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें जो दी है उसे निभा रहे हैं। बहुत सही कहा है कि जो इस समय हैं सक्रिय कांग्रेस के अंदर, उनमें कांग्रेस ने सर्वाधिक मुझ में ही इन्वेस्ट किया है। मैं तो एक बहुत ही सामान्य घर से आया। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी और इसमें कांग्रेस का एक एक साथी पूरे मनोयोग से जो है लगा हुआ है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि हम सब लोग साथ में मिलकर के इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर उपाध्याय के बयानों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2022 में कांग्रेस इससे कैसे पार पाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की पार्टी नेताओं पर इन्वेस्टमेंट के मसले पर जवाब दिया। इंदिरा ने कहा कि इन्वेस्ट कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, लिहाजा वो किशोर से इसके मायने पूछेंगी। साथ ही उन्होंने ये चुटकी भी ली कि 2022 में अगर किशोर उपाध्याय जीत कर आ जाते हैं, पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, तो पार्टी उनमें भी इन्वेस्ट करेगी। 2 टर्म एमएलए रहे और मंत्री भी रहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार में। अब इत्तेफाक से वो अपनी विधानसभा से नहीं लौट पाए। हमें उम्मीद है इस बार वो जीतेंगे और सरकार बनेगी तो इन्वेस्ट उन पर भी होगा, मुझे लगता है। और वैसे इन्वेस्ट की भाषा मुझे कुछ जमी नहीं, मैं उनसे भी बात कर दूंगी। देहरादून से बड़ी खबर। कोरोना के बीच विधानसभा सत्र की चिंता लगातार बनी हुई है कि आखिर विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह से बैठने का इंतजाम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की जगह नहीं है मंडप के अंदर। विधानसभा स्पीकर ने इस समस्या के बारे में चिंता जताई है। विधायकों पक्ष विपक्ष का सहयोग चाहता हूं, ये बात भी उन्होंने कही। अलग अलग पहलुओं पर विचार हो रहा है। देहरादून में बुधवार को 170 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होना और ऐसे में ये रास्ता निकाला जा रहा है कि आखिर किस तरह से ये सत्र जो है आयोजित किया जाए। बैठने की व्यवस्था क्या होगी? क्या कुछ विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र से जोड़ा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो किन किन विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र से जोड़ा जाएगा? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त मंथन चल रहा है। मंडप है, उसकी कैपेसिटी 70 विधायकों की और सिटिंग अरेंजमेंट भी वैसे ही है और वो जो क्षेत्रफल का है या जो भी उसका व्यास का है वो भी लगभग उतना ही है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। यानी कुल मिला के मैं सभी का सहयोग चाह रहा हूँ और यदि सभी का सहयोग मिला तो हम बहुत अच्छा सत्र यहाँ पे संपन्न कर पाएंगे। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर बारिश और भूस्खलन की वजह से दिन ब दिन हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी खतरे में। यहां पर देखिए इन तस्वीरों को कि कैसे जान जोखिम में डालकर नदी नाला पार करने को लोग मजबूर हैं। मुनस्यारी का ये वीडियो सामने आया है जिसमें लोग लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं और इसी पुल के सहारे बाइक भी पार कराई जा रही है। छोटे से लकड़ी के पुल से लोग किसी तरह से यूं ही इस उफनते नाले को पार करते हैं। जरा सी चूक यहां पर भारी पड़ सकती है।
पिछले 4 महीनों से जो रोड की हालत हुई है, पूरा रोड स्लाइडिंग होने के कारण मेरी गाड़ी जो है 4 महीने से यहाँ पर अटकी हुई थी। आज हमारे भाई लोग गांव के कुछ ग्रामीण लोगों को बुला के लाया हूँ और इस बाइक को निकाल रहा हूँ और बाजार तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास बाइक है जिससे मैं अपना जो है दिनचर्या जो भी है इसी से करता हूँ, इसलिए आज बड़ी मुझे भाई लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी निकालने में मदद की। सड़क खराब हो जाने की वजह से 4 महीने से ये बाइक नाले के उस पार अटकी हुई थी और अब ये किसी तरह से लेकर आए हैं। इधर उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक की भी एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र सरबड़ियाड़ में लगातार बारिश की वजह से जो एकमात्र रास्ता था वो टूट गया। सड़क बर्बाद हो गई पूरी तरह से, जिसके बाद उफरते नाले को लोग इसी तरह से पार कर रहे हैं। लकड़ी के सहारे पहले तलाशते हैं कि इस नाले के अंदर ज़मीन कहाँ पर है और फिर उसके सहारे ही इस उफरते नाले को पार कर रहे हैं। पैर फिसली नहीं कि कोई भी इस नाले में पानी के साथ बह सकता है, हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है या गंभीर रूप से जख्मी हो सकता है। लेकिन पुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सड़क तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर इसी तरह से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। कई इलाके हैं जहां पर लोगों के सामने इसी तरह की मुश्किल है और उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देश में 27 अगस्त से 29 अगस्त तक कुछ जिलों में प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उसके अलावा देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसके अलावा इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। बारिश के दिनों में पूरे उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और इन रास्तों को खोलने के लिए पोकलैंड मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब पोकलैंड मशीन का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में अभी भी सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं। दूसरी तरफ ऑल वेदर रोड पर जिन कार्यदायी संस्थाओं के पास पोकलैंड मशीनें हैं, वो इसका दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के अगस्त्य मुनि में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सड़क में कटिंग के दौरान वाहनों को रोकने के लिए पोकलैंड मशीन लगा दी गई, जबकि ये काम एक रस्सी के सहारे भी किया जा सकता था। आपको बता दें, पोकलैंड मशीन का एक दिन का खर्च करीब 10,000 से ज्यादा का होता है। ऐसे में महंगी पोकलैंड मशीन लगाकर पैसे की यहां पर बर्बादी भी हो रही है। रुद्रप्रयाग से इस साल की बारिश में राष्ट्रीय राजमार्गों को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान ठेकेदारों और विभाग को करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक भारी टूट फूट हुई है। एनएच का कहना है कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है और टूट फूट की मरम्मत के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ठेकेदारों को हुए नुकसान का वहन ठेकेदार स्वयं करेंगे। तो जो नुकसान ठेकेदारों को हुआ है उनकी भरपाई उन्हें खुद करनी होगी, लेकिन नेशनल हाईवे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार के सामने डिमांड रखी गई है। और पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं और इन्हीं में से एक है पिथौरागढ़ की सोर घाटी का हिल यात्रा पर्व, जो अपने मुखौटों की वजह से जाना जाता है। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है 500 साल पुराना इतिहास। मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में पिथौरागढ़ के मेहर भाई नेपाल गए थे, जहां के नरेश ने इन भाइयों की वीरता से खुश होकर इनाम में मुखौटे दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाने की परंपरा का भी आगाज हुआ है। और बात करें जिस तरह से आप मेरे हाथ में मुखौटा देख रहे हैं, ये इसका अपना अलग महत्व है और बहुत पौराणिक महत्व है। इसको नेपाल से हमारे महर जो भाई थे, पूर्वज थे, उनके द्वारा जीत कर लाया गया और इस मेले का मुख्य आकर्षण भी यही मुखौटा है।
नेपाल से भारत आए ये मुखौटे मेहर भाइयों की वीरता के साथ ही सौर घाटी पिथौरागढ़ की सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरण के मुखौटे आदि शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार लोगों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं। इस बार कोरोना के चलते हिल यात्रा सीमित हो सकती है। तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और हमारे आराध्य ये लखिया बाबा और भी ये जो पात्रों के मुखौटे हैं ये आप देख सकते हैं और यही हमारी आस्था का प्रतीक है। तेजी से बदलते हुए इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति से कोसों दूर जा रहे हैं, तो उसी दौर में पिथौरागढ़ के लोग अपनी सैकड़ों साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। द लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में गांव की आपसी रंजिश की वजह से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। यहां पर पालकोट समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव पिछले 50 सालों से पानी का संकट झेल रहे हैं। दशकों बीत जाने के बाद भी गांव में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है। इलाके के ग्रामीण कई किलोमीटर तक दूर जाते हैं और पानी वहां से लेकर आते हैं। वहीं विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही गांव के आपसी विवाद को सुलझा लिया जाएगा और पानी की समस्या को भी दूर कर लिया जाएगा। पालकोट का असल में क्या है कि इस गांव के जो पानी जिस स्रोत से आना वो दूसरे गांव के अधिकार क्षेत्र में है और उन लोगों ने पहले उस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने सेमना किया, लेकिन अभी हमने उनमें सहमति करवा दी है और बहुत जल्दी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है उनको बहुत जल्दी पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इधर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश में सभी पर्यटन, सूचना और केंद्र सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्लान किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इस मामले में रेल अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसे एक पर्यटन सर्किट से जोड़ने का प्लान बनाया, जिससे पर्यटन से जुड़े सभी जानकारी एक ही जगह पर लोगों को मिल सके। और अब रफ्तार के साथ कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ एक्सप्रेस में श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में देर रात जा रही तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरी। ग्रामीण बचाव के लिए आए, लेकिन नशे में धुत युवक भाग निकले। नैनीताल में अब पर्यटन गतिविधियां खुलने से लौटी रौनक से घोड़ा चालकों में भी खुशी की लहर। कोरोना की वजह से 5 महीने बाद प्रशासन की अनुमति के बाद पर्यटकों ने उठाया घुड़सवारी का लुत्फ। पौड़ी में शिक्षक, कवि और लेखक संदीप रावत के गढ़वाली गीत संग्रह तू हिट दी जा का विमोचन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इन्हीं खबरों के साथ इस वक्त मेरे साथ इतना ही। बुलेटिन में ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।